चलिए पहले देखिए, इधर देखिए, अगले देखिए भैया, परिपक्व प्राकोष का स्फुटन, यानी प्राकोष कैसे फूटेगा, फूटेगा मतलब कैसे, उससे जब प्राकोष फूटेगा तभी प्राकड़ से बाहर आएंगे। अब इसमें स्फुटन का मतलब होता है डिहिसेंस, यानी प्राकोष का फटकर उससे प्राकड़ का बाहर आना। अब बस में परिपक्व प्राकोष का, अब देखिए होता कैसे, ये फटता कैसे है। देखिए प्राकोष द्विपाली होती है, कितने पाली होता है, द्विपाली। देखिए एकदम ध्यान दीजिएगा तब समझ जाएगा। ये देखिए ऐसे ऐसे देख रहे हैं ना, कैसे बनाए, इधर देखिए आप देख रहे हैं, प्राकोष द्विपाली होता है, ऐसे होता है ना। अब क्या होगा, जैसे जैसे प्राकोष परिपक्व, परिपक्व मतलब समझ रहे हैं ना, मैच्योर, जैसे हम लोग बचपन थे, बचपन में परिपक्व थे पूरा नहीं, लेकिन अब पूरा परिपक्व हो चुके हैं हम लोग, हर एक चीज इमोशन समझ सकते हैं किसी का, अब बस में किसी की बातें समझ सकते हैं, कहां दुख है कहां नहीं। जैसे अब देखिए कोई किसी की डेथ हुई है, हम वहां जाएंगे, छोटा बच्चा है ना, वो कौन मतलब ना, चाहे रोज जाएगा, वो डांस कर लेंगे, और बगल से अगर डीजे जा रहा है, बगल से अगर डीजे जा रहा है और मृत्यु हुई है किसी की ना, ले थे धमर धमर डांस करे शुरू कर दी, तो वही बात है। तो हम लोग अब परिपक्व, तो वही चीज प्राकोष परिपक्व मतलब वही हो, हर एक चीज से परिपक्व हो चुका हो। अब परिपक्व, अब धीरे धीरे क्या होगा ना, उससे जल की हानि होगी, जब परिपक्व होगा धीरे धीरे वो सूखेगा, सूखेगा तो धीरे धीरे उससे क्या होगा, जल की हानि होगी, जल सूखेगा, जब जल सूखेगा धीरे धीरे ना अंदर से क्या होगा, दाब लगेगा, उसके भित्तियों पे दाब लगेगा, और जब दाब लगेगा, दाब लगने से क्या होता है, प्राकोष फट जाता है, प्राकड़ बाहर आ जाते हैं। अब बस में अब सुनिए, तो देखिए प्राकोष का जो स्फुटन होता है, प्रत्येक पादपों में प्राकोष का जो स्फुटन होता है अलग अलग प्रकार से होता है। समानतः यानी अधिक से अधिक जो प्राकोष फटने हैं वो अनुदैर्घ्य फटते हैं, यानी ऐसे लंबवत फटता है। कैसे फटता है, लंबवत। लेकिन किसी किसी में अलग अलग, किसी के क्षैतिज फट सकता है, मैं देखिए क्षैतिज दिखाया हूं ना, क्षैतिज फटेगा तो प्राकड़ बाहर आ जाएगा। लेकिन समानता अधिक से अधिक पौधों कैसे फटता है, ऐसे सीधा सीधा अनुलंब। बस में किसी किसी के थोड़ा फटता बाहर निकल जाता है, बस में तो अलग अलग। इसके बाद जब प्राकड़ बाहर आएंगे, प्राकड़ बाहर आएंगे तो उसके बाद क्या लिखा है हेडिंग देखिए, प्राकड़ के विकास की विभिन्न विभिन्न अवस्था। बस में यानी अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, प्राग नलिका का निर्माण कहां से होता है, प्राग नलिका का निर्माण कैसे होता है। तो प्राग नलिका की खोज कौन किया बताया था, जीबीएमसी, ये याद रखिएगा। ये बहुविकल्पी, देखिए अब की बार 10-10 बहुविकल्पी आ रहे हैं बोर्ड एग्जाम में, कितने बहुविकल्पी आ रहे हैं, 10। हाँ पहले 5 था, फिर 6 हुआ, फिर उसके बाद 10 हो गया, अगले साल 20 न कर दें, बस में तो 10 हो गया, यानी 10 हो गया ना, 2% बढ़ गया, जान लीजिए। अगर आप एकदम अच्छे से पढ़ लेंगे तो उसमें आप बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, अगर आप तो सही 1 नंबर आपको तुरंत मिल जाएगा बहुविकल्पी में। आप सुनिए, प्राकड़ का जो, और जब प्राकड़ बाहर फट के निकलेंगे, जब प्राकोष फूटेगा तो प्राकड़ बाहर आएगा, जब प्राकड़ बाहर आएगा तो ये कहां जाएगा, जिसका प्रागड़ होगा, क्या होगा, प्रागड़ होगा, यानी प्राकोष से प्राकड़ निकलकर कहा जाएगा, वर्तिकाग्र पर जाएगा, ये होता है प्रागड़। अब वहां पर इसकी सारी विकास होगी। अब देखिए प्राकड़ में होता क्या है, बाह्य चोल होता है बताया, अंताचोल होता है वो भी जान गए। प्राकोष के अंदर, प्राकड़ के अंदर क्या होती है, कोशिका द्रव्य होती है, एक केंद्रक होता है। केंद्रक क्या होता है, ये समसूत्री विभाजन करेगा, क्या करेगा, समसूत्री विभाजन। देखिए कर रहा है क्या नहीं कर रहा, इससे विभाजन कर करके क्या बनाया, एक वर्धी कोशिका बनाया और एक जननी कोशिका बनाया। ठीक है, जननी कोशिका में यहां कहां दिखाया है, ये ना, हाँ ये देखिए जननी कोशिका दिखाया गया ना। अब ये जननी कोशिका बन गया ना। अब ये जो जननी कोशिका है, वर्धी कोशिका तो ऐसे ही रहेगी, वर्धी कोशिका क्या करती है, ये प्रागनलिका के निर्माण भाग लेती है। अब सुनिए, जो ये जननी कोशिका देखिए नीचे देखे दिखाया गया ना, ये फिर समसूत्री विभाजन कर, देखिए विभाजन कर रहा है कि नहीं कर रहा, दिखाया गया ना विभाजन करते हुए, यानी कि 2 भागों में बढ़ गया। इसे अब क्या बोलेंगे, नर युग्म। अब सुनिए, जो वर्धी कोशिका होती है, जो अंताचोल, इसी 2 बार प्रागनलिका निर्माण कैसे होता है। देखिए बाह्य चोल को नष्ट करने वाली कोई एंजाइम नहीं है भाई, बाह्य चोल फटेगा तभी तो अंताचोल बाहर आएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए जनन छिद्र है। अब जनन छिद्र से होता है क्या, देखिए प्राग, ये देखिए वर्धी कोशिका ये क्या करती है,
बढ़ावा देती है, किसको? अंतःचोल को। अंतःचोल क्या करती है? बढ़ावा देती है। इसलिए पराग नलिका का निर्माण। देखिए नलिका का मतलब है एक पाइप। नलिका का मतलब कहते हैं एक पाइप होती है, और पाइप किससे निकलती है? किससे निकलती है? पराग नलिका से निकलती है, इसीलिए उसका नाम पराग नलिका बोल दिया गया। अब बस में तो जो पराग नलिका का निर्माण होता है जनन छिद्र से होता है, और इसके निर्माण में अंतःचोल और वर्धी कोशिका दोनों भाग लेती हैं। अब इसमें अंतःचोल क्या होता है? देखिए जो वर्धी कोशिका होती है ये क्या करती है, एकदम ये इसके अंदर इतना लिक्विड भर जाता है, इतना जल भर जाता है, अंदर जब जल भर जाएगा तो अंदर की तरफ से क्या लगेगा? दबाव लगेगा। क्या लगेगा? दबाव लगेगा। आप जैसे देखिए बैलून है, बैलून बैलून है और उसमें वाटर भर के देखिए दबाव लगेगा, फूले एक समय का फट जाएगा वो। तो अभी आप उसको कहीं और जैसे बैलून है, बैलून एक बॉटल में रख लीजिए और उसमें पानी भरिए ना, मतलब जब दबाव लगेगा अगर कहीं छेद रहेगा बॉटल में, उस बॉटल से थोड़ा बाहर निकल के चला आएगा। तो वही चीज है। तो जो ये जनन छिद्र है ना, जब पराग नलिका के अंदर दबाव लग रहा है, दबाव लगने से देखिए पराग नलिका बाहर आ रही है, आ रही ना, और ये नली के रूप में निकल रही है और परागकण से निकल रहा है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? पराग नलिका। और देखिए इन पराग नलिका के निर्माण होने से पहले, पराग नलिका के निर्माण होने से पहले जो जननी कोशिका होती है, कौन सी कोशिका होती है? जननी कोशिका होती है। ये समसूत्री विभाजन करके दो नरयुग्मकों का निर्माण कर लेती है। अगर में ये जो दो नरयुग्मक है आगे चल के जनन में भाग लेंगे। और देखिए वर्धी कोशिका आगे चल के एकदम पराग नलिका के अग्र छोर पे आ जाती है। पराग नलिका के अग्र छोर पे आ जाती है। ये पराग नलिका क्या करती है? इधर देखिए जो वर्धी कोशिका है या वर्धी केंद्रक है, ये नर युग्मक को की बीजांड कहां है, अंड कोशिका कहां पर उपस्थित है, उसको मार्गदर्शक बता। मार्गदर्शक का मतलब ये होता है कि उसे कहां ले जाना है। यानी नर युग्मक, ये दोनों नर युग्मक को कहां जाना है? अब अंड कोशिका के पास। कहां जाना है? अंड कोशिका या बीजांड के पास जाना है। तो बीजांड के पास जाने के लिए क्या करता है? वर्धी केंद्रक मार्गदर्शक का कार्य करता है। आया समझ में? एक तो फिर से बता दो। चलिए देखिए परागकोश का स्फुटन। परागकोश का स्फुटन का मतलब मेरे लाल क्या होता है कि जब परागकोश परिपक्व हो जाता है, परिपक्व होने के बाद क्या होता है? फट जाता है। क्यों फटता है? क्योंकि उससे क्या जल की हानि हो जाती है। अब देखिए तब परागकण बाहर आएगा। परागकण जब बाहर आएगा तो उसके अंदर क्या होता है? एक केंद्रक होता है और कोशिका द्रव्य होती है। बाह्य चोल अंतःचोल तो रहेगा ही, बाह्य चोल और अंतःचोल होता है। और इसके बाद जो उसका केंद्रक होता है ये समसूत्री विभाजन करके दो केंद्रक बनाता है, एक वर्धी कोशिका और एक जननी कोशिका। तो समझे? फिर जननी कोशिका क्या करती है? जननी कोशिका क्या करेगी? ये समसूत्री विभाजन करके दो नरयुग्मक बनाएगा। कितने युग्मक? दो नरयुग्मक। एक को बोलते हैं प्राथमिक नरयुग्मक और दूसरे क्या बनेंगे? द्वितीयक नरयुग्मक। इसके बाद क्या होता है? अंदर इतने ज्यादा अमाउंट में जल का भरा हो जाता है। आई बस में जब ये जल भर जाता है, जल क्यों भर जाता है? क्योंकि वर्तिकाग्र पर जब जाता है, वर्तिकाग्र पर जल होता है सबसे अधिक मात्रा। क्या होता है? जल। और कुछ शर्करा युक्त पदार्थ होते हैं, तो उसी को परागकण अवशोषित कर करके फूलने लगता है। और जब फूलेगा ना तो जो इसका अंतःचोल होता है छिद्र से बाहर निकल जाएगा, छिद्र से बाहर निकलेगा और एक नली के रूप में आती है आईबास में। और जब नली के रूप में आएगी तो उसकी जो अग्र छोर पर वर्धी केंद्रक होता है, ये नरयुग्मकों को मार्गदर्शक का कार्य करने लगता है। बाकी आगे के सारे प्रोसेस इसका और सारा विकास कहां होगा? आपके जयांग में होगा। कहां होगा? जयांग में। आया समझे? ठीक है, धन्यवाद।